नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है जिस पर भाऊ तोरसेकर के सिर्फ हिंदी वीडियो होते हैं। जो मुझे हिंदी में सुनना चाहते हैं वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं आपको महाराष्ट्र की ही राजनीति समझाने की कोशिश करूंगा। जिस ढंग से 12 दिसंबर को दिल्ली में कुछ हलचलें हुई और महाराष्ट्र के संदर्भ में हुई। 12 दिसंबर ये शरद पवार जी का जन्म दिवस होता है और शरद पवार के जन्मदिन पर जो कुछ घटनाएं दिल्ली में घट रही थी वो मैं देख रहा था, सुन रहा था, समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जो खबर देने वाले थे वो कितना समझ रहे थे ये समझना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि बहुत जल्दी शरद पवार एनडीए में आ जाएंगे, अपने भतीजे अजीत दादा के साथ हाथ मिलाएंगे और उस कारण से जो दिल्ली की बीजेपी सरकार है, देश की मोदी सरकार है, उसको जो मेजॉरिटी की थोड़ी संख्या कमी कमी है उसमें इजाफा हो जाएगा और नीतीश कुमार और नायडू पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं रहेगी। क्या क्या बातें हो रही थी और कारण ये था कि 12 दिसंबर को ही शिवसेना के कुछ 8 एमपी और 6 एमपी मोदी को मिलने जा रहे थे और दूसरी तरफ अजीत दादा जो दिल्ली में अमित शाह वगैरह को मिलने आए थे वो अपने चाचा के पास सपत्नीक और बच्चों के साथ चले गए। तो इसका जो निचोड़ था वो इनका ये था कि हाँ, नीतीश कुमार का जो बार्गेनिंग पावर है वो खत्म करने के लिए बीजेपी फिर से ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश में है। मुझे अजीब लगता है कि जो राजनीति समझना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, उस पर विश्लेषण करना चाहते हैं, वो राजनीति के तह तक क्यों नहीं जाना चाहते, उसकी जड़ क्यों ढूंढना नहीं चाहते। ये मुझे कभी कभी अजीब लगता है कि अचानक शरद पवार को क्या हो गया। जो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद उनके परिणाम खराब आए, लोकसभा में अच्छे आए थे, फिर भी उन्होंने पब्लिकली कहा था कि मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं थमने वाला नहीं हूं, मेरी राजनीति खत्म नहीं हो गई है। ये अगर शरद पवार बार बार बोल रहे हैं तो वो अपने भतीजे के सामने झुक जाएंगे, बीजेपी या मोदी के शरण में चले जाएंगे। इस तरह का निष्कर्ष कहां से आता है ये मेरी समझ में नहीं आता। शरद पवार अगर कोई भावना का खेल खेल रहे हैं या फैमिली का खेल खेल रहे हैं फिर भी उसमें राजनीति होती है। शरद पवार जिंदगी में हमेशा राजनीति करते आए हैं। दिखाई देने में वो कोई विचारधारा की लड़ाई हो, संघर्ष हो, चुनाव हो, कोई भी बात हो, खेल में भी हो, शरद पवार हमेशा राजनीति देखकर ही खेल खेलते हैं। तो जिस ढंग से उनके 85वीं जो जन्म तिथि थी, उस दिन जो कुछ घटनाएं हो रही थी, जो कोई उनको मिलने आ रहा था, उनका उनको शुभेच्छा देने आ रहा था, उसमें भी राजनीति ढूंढना बिल्कुल जरूरी है। हाँ, भले अजीत दादा हो या पवार फैमिली हो, उसमें फैमिली मैटर है ऐसा बोले तो भी उस पर भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है। शरद पवार है तो राजनीति है, लेकिन राजनीति क्या है ये समझना जरूरी होता है। अचानक से शरद पवार थक गए, अभी उनकी उम्र हो गई है, वो आगे राजनीति नहीं करना चाहते, भतीजे पर और बेटी पर और अपने दोस्तों पर पूरी पार्टी सौंप कर बस संन्यास ले लेंगे, ये सोचना भी गलत है। आखिरी सांस तक शरद पवार राजनीति ही करेंगे और इसलिए अगर वो अपना बर्थडे मनाते हैं तो उसमें भी क्या राजनीति है ये ढूंढना पड़ेगा।
अब आपको और एक बात देखनी पड़ेगी कि सिर्फ पवार की जन्मतिथि नहीं थी, इस दरमियान एक हफ्ते में बहुत सारी और घटनाएं हुई है। जिस इंडी अलायंस का एक अभिन्न हिस्सा है शरद पवार, उस इंडी अलायंस में बहुत चलबिचल मची हुई है, खलबली मची हुई है। ममता अचानक आगे आ गई है और कहने लगी है कि मुझे इंडी अलायंस का नेतृत्व करना है, लीडरशिप करनी है, और उनके साथ बहुत सारे दल जाने के लिए राजी हो गए। बहुत सारे दल राहुल गांधी से नाराज है और खुद शरद पवार भी नाराज है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि राहुल से नाराज क्यों है। सिर्फ पिछले 10 सालों में बार बार राहुल गांधी चुनाव हारते हैं, इससे ये दल परेशान नहीं है। लोकसभा चुनाव के पहले भी इन्होंने बहुत सारे चुनाव कांग्रेस राहुल गांधी की नेतृत्व में हारते हुए देखे हैं। फिर भी अगर इन सारे दलों ने राहुल गांधी की और कांग्रेस की लीडरशिप में इंडी अलायंस बनाया है, तो ऐसा कोई अचानक चमत्कार नहीं हो सकता कि शरद पवार अचानक वैफल्यग्रस्त हो गए, नाराज हो गए, निराशाग्रस्त हो गए और इंडी अलायंस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे, और इसलिए शरद पवार बीजेपी के शरण में जाने के लिए राजी हो गए, भतीजे को शरण जाने के लिए राजी हो गए। बिल्कुल नहीं है। तो इसमें एक चीज ऐसी है कि जो सब लोग भूल रहे हैं, और उस चीज का नाम गौतम अदानी या गौतम अदानी की जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है, जो क्या बोलते हैं उसको, कॉर्पोरेट हाउस है, अदानी नाम का एक कॉर्पोरेट हाउस है, उसको भूलकर शरद पवार या इंडी अलायंस में जो चल चल रही है उसको देखा नहीं जा सकता। उसको ढंग से देखना चाहिए और समझना चाहिए। जब से लोकसभा का और संसद का सेशन शुरू हो गया, अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो गया, तब से राहुल गांधी और जोर शोर से अदानी का मामला उठा रहे हैं, अदानी का मामला उठा रहे, और उससे बहुत सारे उनके मित्र दल बिल्कुल अस्थिर हो गए, नाराज हो गए, क्योंकि ममता से लेकर बाकी सारे दलों का कहीं ना कहीं अदानी से रिश्ता बन गया है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के ही लाडले चीफ मिनिस्टर आंध्र तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, उन्होंने भी अदानी से रिश्ता बना लिया है, और अदानी का अपने साथ वाला फोटो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के छाती पर लगाकर वो कैंपेन कर रहे। तो शरद पवार जो कुछ कर रहे हैं उसमें अदानी को भूलकर उसकी तरफ देखना गलत होगा। शरद पवार थक गए, उन्होंने बार बार राहुल गांधी को और कांग्रेस को समझाने की कोशिश की है कि अदानी के खिलाफ बोलना छोड़ दो। अगर भारत का एक अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट है, कारपोरेट हाउस है, जो दुनिया में अपने झंडे गाड़ रहा है, तो उसको साथ लेकर ही भारत की इकोनॉमी चल सकती है। ये शरद पवार ने चुपके चुपके बिल्कुल नहीं बोला है, ये खुले आम बोला है। राहुल गांधी और कांग्रेस बार बार अगर अदानी का नाम उठाकर बवाल खड़ा करना चाहती है, तो शरद पवार ने अपनी नाराजगी दिखा दी थी। तो मतलब साफ है कि आज अचानक इंडी अलायंस और एनडीए का मैथमेटिक्स बदलने की परिस्थितियां दिखाई देने लगी है, तो उसके पीछे क्या अदानी का हाथ है वो देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अगर दिखाई नहीं दिया है तो कोई कांच लेकर, मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर ढूंढना पड़ेगा कि क्या इस पे पीछे अदानी है, ढूंढना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि मामला अब सोरोस और अदानी तक पहुंच गया है। सोरोस नाम का दुनिया का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंसर भारत में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, और उसने भी एक तरीके से अदानी को टारगेट बनाया है। और अगर भारत अस्थिर हो जाता है तो उसमें शरद पवार का इंटरेस्ट नहीं है, ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि जिस ढंग से राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों से अदानी ये मामला और
विरोध की राजनीति को मजाक बनाकर रखा है, उसमें शरद पवार फ्रस्ट्रेट हो गए, वैफल्यग्रस्त हो गए, कि उनको साफ दिखाई दे रहा है कि इसके आगे अगर विरोध की राजनीति यानी इंडी अलायंस की राजनीति राहुल के रास्ते पर ही चलती रहे तो उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। और शरद पवार के पास इतनी उम्र या इतने साल बचे नहीं है कि और 5 साल के बाद 2029 में आने वाले चुनाव तक वो रुकेंगे और अपनी बेटी को सेटल करेंगे। एक तो बात साफ है, शरद पवार के लिए आज की तारीख में अगर अंतिम ध्येय कुछ है, अंतिम टारगेट कुछ है, तो वो अपनी बेटी को राजनीति में अपने जीते जी प्रस्थापित करना चाहते, एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और इंडी अलायंस अगर इसी ढंग से राहुल गांधी के बचकानी हरकतों पर चलती रही तो ना इंडी अलायंस को कोई भविष्य है, ना कि इंडी अलायंस में शामिल हुए किसी पार्टी को कोई भविष्य है। और दूर भविष्य की राह देखने के लिए शरद पवार के पास समय नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जिस ढंग से शरद पवार के जन्म तिथि पर, बर्थडे पर कुछ हुआ है, तो उसके पीछे मुझे अदानी का हाथ दिखाई दे रहा है। बर्थडे था शरद पवार का और गेम खेला है अदानी ने। बात बड़ी मतवाली है, ना समझे वो अनाड़ी है, ऐसा मुझे लगता है। एक ही खेल में, एक ही दांव में शरद पवार अदानी को बचाना चाहते, अदानी को समर्थन देना चाहते और अदानी के माध्यम से ही वो मोदी के पास आ सकते हैं। सिर्फ एमपी यहां के उठाकर एनडीए में डाल दिए, इसके लिए बार्गेनिंग नहीं होता। बार्गेनिंग बहुत बड़ी चीज होती है और जब बार्गेनिंग करना होता है तो बार्गेनिंग में कोई तीसरा, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आवश्यक होता है, तीसरी पार्टी का हस्तक्षेप जरूरी होता है। और मुझे लगता है इसमें तीसरी पार्टी अदानी है। और इसमें एक तरफ से अदानी और दूसरी तरफ से अगर भतीजा अजित दादा सामने आ जाए तो बिगड़ी हुई बात बन सकती है, बहुत जल्दी बन सकती है। फिर से अगर अजित दादा और उनके चाचा शरद पवार इकट्ठे हो जाते तो लोकसभा में शरद पवार के एमपी 8 है और विधानसभा में अजित दादा की संख्या बड़ी है। अगर दोनों इकट्ठा हो जाते, फिर से एक पार्टी बना लेते, तो उसकी ताकत बड़ी दिखाई देती है, ताकतवर दिखाई देती है। तो 8 एमपीज के बदले में जो एनसीपी को केंद्र में कोई मंत्री पद मिलेगा वो सुप्रिया को मिल सकता है और सुप्रिया एस्टेब्लिश हो सकती है। दूसरी जगह महाराष्ट्र में जो शरद पवार की पार्टी, उनका गुट जो उखड़ गया है, उसको भी अजित दादा का आसरा मिल जाता है। 40-42 जो कुछ उनके एमएलए है वो साथ आ जाते हैं, तो उनकी संख्या 48-50 तक चली जाती है। तो फिर से शरद पवार का ऑरा चालू हो जाता है। और इसमें मुझे लगता है कि इसमें अदानी बड़ी मदद करने के लिए राजी है। शायद अदानी के अगुवाई से ही एनडीए और शरद पवार में कोई समझौता होने की तैयारी शुरू हो गई है। हाँ, ये बातें कैमरे का सामने कोई बोलेगा नहीं, कैमरे के सामने नहीं बोलेगा, लेकिन जो विजुअल दिखाई देता है उसका अगर हम उसमें जो आशय है वो ढूंढने की कोशिश करें तो अजित दादा पूरी फैमिली लेकर, उनके बेटे, उनकी पत्नी जो एमपी है राज्यसभा की, उनके साथ अपने चाचा के बर्थडे पर चले गए थे। और दूसरी जगह मानो तो कांग्रेस का कोई भी बड़ा लीडर शरद पवार को विश करने के लिए, शुभेच्छा देने के लिए पहुंचा नहीं। सोनिया गांधी, खड़गे, जयराम रमेश वगैरह की बात छोड़ दो, वो कहां दिखाई भी नहीं दिए। लेकिन जब इंडी अलायंस के बुजुर्ग नेता होते हुए शरद पवार को अगर कांग्रेस का कोई भी शुभेच्छा देने नहीं पहुंचता है
और दूसरी तरफ फोन पर पहले शुभेच्छा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह, और बाद में 5-10 मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन शरद पवार के घर खुद अमित शाह पहुंच जाते हैं। और उन दिन उन्होंने जिसको साथ ले लिया वो अजीत दादा भी उससे पहले शरद पवार को बर्थडे विश करने के लिए जाते हैं। तो ये सब इकट्ठा करके जो विजुअल दिखाई दे रहा है, अगर उसके बारे में हम सोचे तो साफ लगता है कि शरद पवार एनडीए में आने के लिए राजी है। उनको शायद अदानी ने राजी किया है, लेकिन कारण अगर हम देखें तो शरद पवार इंडी अलायंस से और पर्टिकुलरली राहुल गांधी की नौटंकी से फ्रस्ट्रेट हो गए, थक गए। उनको अभी विश्वास हो गया कि अगर इंडी अलायंस और कांग्रेस पार्टी राहुल के इशारों पर ही चलने वाली है तो इसका कोई भविष्य नहीं है, और कांग्रेस का और इंडी अलायंस का कोई भविष्य नहीं होगा। तो उसमें शामिल जो जो दल है, जैसे खुद की उनकी पार्टी है, उसका भी कोई भविष्य बचता नहीं है। और जो भविष्य बचा ही नहीं है उसमें वो अपनी बेटी को, लाडली बेटी को स्थापित कैसे करेंगे। और शायद मुझे लगता है कि यही तो कारण है, यही तो कारण है कि एक साथ शरद पवार हमेशा बहुत सारे अपने टारगेट पार कर लेते हैं। एक तो बेटी को प्रस्तावित करना है, मोदी से मिली भगत भी करनी है, बीजेपी से हाथ मिलाना है, और साथ साथ अडानी को भी खुश रखना है। तो मुझे लगता है कि अडानी के इशारे पर ये चाचा भतीजा इकट्ठा आने की कोशिश में है। ये मुझे लगता है, मुझे किसने बताया नहीं है, लेकिन साफ है। बर्थडे था शरद पवार का, गेम खेला है अडानी ने, बात बड़ी मतवाली है, ना समझे वो अनाड़ी है। दोस्तों अभी यही रुकता हूं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।